क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें, वो 3-4 तरह के। एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। ये पंजाब है, मैं हरियाणा में रहा हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले चंडीगढ़ में यानी कि पंजाब का पार्ट 7 साल रहा हूँ। तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया, गाय का दूध पी रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है। गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूं हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो इसका मैं जवाब देता हूं, कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने? क्या लगता है आपको, मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? मजबूत। अच्छा, आपने गाय की हड्डी देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत। मजबूत है। अच्छा, हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत। बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा? भाई वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूं कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी रहे हैं, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है। राइट? आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज्यादातर रिसर्च डायबिटीज टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की जरूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो, आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो। राइट? तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी 3rd पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज।
90% मार्केट उनके कब्जे में है। जरा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है वो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितने प्रतिशत मरेंगे? 3%। इंसुलिन ना मिलने की वजह से सारे नहीं मरेंगे, 3% मरेंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी परसेंट मौत है? कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 4%। इंसुलिन की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं। जो लगा रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। उससे बचने का रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया। स्टेप 1 फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 डिनर में, एंड स्टेप 3 किन चीजों को नहीं खाना है। नंबर 1 पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीजों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की जरूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीजें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं कि ये जब आप खाते हैं तो बॉडी में एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंटिफिक एंगल से। इमेजिन कीजिए, दिमाग में आप सोचिए, देखिए कि मेरे हाथ में एक छाता है, छाता बड़ा सा है, फोल्डिंग छाता खोला हुआ है। अब मैं घर में एंटर कर रहा हूं, लेकिन घर का जो दरवाजा है वो छोटा है, छाता बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? छाते को बंद करूंगा, घर के अंदर जाऊंगा, छाता फिर खोल सकता हूं, क्योंकि छाते का साइज बड़ा है और दरवाजा छोटा है, फोल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक इसी तरह से जब भी आप वो DIP डाइट यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब खाते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसका जो साइज है सेल्स के दरवाजे के साइज से बड़ा होता है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो न्यूट्रिशन है वो छाते की तरह फोल्डिंग है, फोल्ड होके वो सेल के दरवाजे के अंदर जाते हैं और फिर जाके वहां काम करते हैं। अब जब आप कोई न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, वो भी उस छाते की तरह दिखता है, खुला हुआ छाते की तरह, लेकिन वो फोल्ड नहीं हो सकता है। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छाता है जो बंद नहीं हो सकता और वो दरवाजे के अंदर जाना है, दरवाजे का साइज छोटा है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे जद्दोजहद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, उसमें क्या होगा? छाता टूटेगा, वहां पे स्क्रैच लगेगा और बहुत सारा डैमेज होगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है, बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा, उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है स्टेप 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है। किस तरह से बॉडी में प्रभाव करेगा, मैं उसका अपना नमूना देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हजारों पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या प्रभाव किया उसका आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दवाई आपको डायबिटीज की छोड़नी पड़ेगी और इंसुलिन को भी आइदर बहुत कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा पहले 3 दिन में। पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। इंटेस्टाइन, पेट की जितनी सारी बीमारियां, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पाइल्स है, पेट का कोई भी बीमारी है, जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज, बवासीर सब बोल रहे हैं, यस, बवासीर है, कब्ज है, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, विद इन ए वीक्स टाइम वो कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर जो मोटे लोग हैं वो पतले होने लगेंगे। 10% बॉडी वेट, जिसका वेट 100 kg है, वो 90 kg का 1 महीने में। आपको मैं एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहा, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये DIP डाइट जो मैंने बोला सिर्फ इतना ही करेंगे और ऐसा 1 महीने तक करेंगे। 10% वेट, जो मोटे लोग हैं उनका 10% वेट घट जाएगा। लेकिन 10% क्या, एक्चुअली उनका वेट घटेगा 20%। अगर वो 100 kg के हैं तो उनका फैट जो है, फैट वो 20 kg कम हो जाएगा और मसल्स 10 kg बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव वेट कितना हुआ? 90 kg, यानी कि वो स्ट्रांग बन जाएंगे, पतले दिखेंगे लेकिन
स्ट्रांग बन जाएंगे, और वो जिम में जाएंगे तो ज़्यादा, जो जिम जाते हैं वो ज़्यादा बोझ उठा पाएंगे, भार उठा पाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है कि कोई इंसान थोड़ा पतला दिख रहा है तो बोल रहा है आप तो कमज़ोर लग रहे हैं, वो बेचारा मायूस हो जाएगा, यार मैंने डाइट पे, वो लोग मुझे कमज़ोर बोल रहे हैं। तो वो कमज़ोर नहीं, वो एक्चुअली आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही बात, राइट? तो उसको तारीफ ही मानिए। लोगों को मोटा मोटा देखने की आदत है, कोई भी चीज़ अगर पतला है, स्लिम है, तो उसको बोलते हैं कि ये तो बीमार पड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें बनाया है इतना मोटा। अब देखिए, जब आप कोई मोटा होता है, उसका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है, उसकी साइज मुट्ठी बराबर है। आप कितने भी मोटे हो जाएं, आपका हार्ट का साइज मुट्ठी बराबर है, इतना ही रहेगा। अब मानिए ट्रक के अंदर मारुति 800 की इंजन हम डाल दें तो ट्रक कितना दूर जा सकता है भला? ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। अगर इतना मोटा एक आदमी है, उसका हार्ट इतना ही है, वो तो बढ़ सकता नहीं है, तो हार्ट को कितनी मुश्किल होगी इस आदमी को आगे तक चलाने के लिए। तो हार्ट के अनुसार ही आपके बॉडी का साइज होना चाहिए, तो बॉडी का वेट होना चाहिए। ज्यादा भारी भरकम इंसान दिखने में, कोई बोलेगा बहुत हेल्दी ये लग रहा है, बहुत ताकतवर दिख रहा है, लेकिन उसको बोलें थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चल के देखना, वो हाँफ जाएगा। तो आपके अंदर जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आपका बॉडी वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन मसल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मसल्स पतले होते हैं, इसलिए आपकी कमर बहुत पतली हो जाएगी। जिनके गाल फूले हैं, गाल थोड़े अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपको ताकत लगेगी, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा। सो 3 महीने के अंदर अंदर आपके अगर कोई हार्ट की दिक्कत है तो सारी हार्ट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हार्ट की दिक्कत कैसे पता चलती है? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, हाउ टू नो कि आपके हार्ट में दिक्कत है। देखिए, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, बड़ा सिंपल है, ये समझिए। बिकॉज हमारे देश में 10 में से तीसरा डेथ, 3 डेथ का कारण है हार्ट। हर 10 में से 10 मौतें हैं तो 3 मौत का कारण है हार्ट। हर 10 में से 2 मौत का कारण है कैंसर, राइट? तो इसलिए हार्ट और कैंसर पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा मुझे। सो हार्ट की बीमारी में क्या होता है कि जिनको हार्ट की बीमारी होती है उन्हें कैसे पता चलता है? जब वो चलते हैं, सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आते हैं, कई बार वो नोटिस करते हैं, यार जब भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे दर्द होता है। वो डिसाइड करता है कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा नहीं, मैं लिफ्ट लूंगा, तो वो दर्द गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे देखता है कि जब भी मैं सामान लेके जाता हूँ तो थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वो सामान लेना भी बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद देखता है वो कि जब मैं यूं ही तेजी से चलूं तब भी दर्द करने लगता है, तो वो सोचता है मैं तेजी से चलूंगा ही नहीं, धीरे धीरे चलूंगा। फिर एक समय आता है, वो देखता है कि जब मैं धीरे धीरे भी चल रहा हूं तब भी मैं हाँफ जा रहा हूं, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, चुभन हो रही है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखाई देता हूँ, चुपचाप, घर में नहीं बताया, चुपचाप चला गया डॉक्टर के पास। यूं ही घर वाले परेशान होंगे, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। वो डॉक्टर क्या बोलेगा? इसका सीधा मतलब यह है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर बोलेगा पता नहीं, हो सकता है ब्लॉकेज हो सकता ना हो, ऐसा करो एंजियोग्राफी करा लो, पहली बात, राइट? एंजियोग्राफी करा लो, डॉक्टर साहब जो है वो कर लीजिए। तो ठीक है, यहाँ साइन कर दो। क्या साइन कर दो? कि एंजियोग्राफी कराते वक्त अगर मेरी मौत हो गई तो मैं जिम्मेदार हूँ, ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। जैसे ही वो पर्चा देखते हैं आप, अरे ये इसमें मौत की क्या बात हो गई, तो तब आपको समझ आती है कि एंजियोग्राफी मतलब कोई खतरनाक चीज होने वाली है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर ऐसा सिम्टम होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप वो DIP डाइट में रहेंगे, 1 महीने से 3 महीने के अंदर, 1 महीने से 3 महीने के अंदर वो ब्लॉकेज गायब हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज गायब हो गया? बहुत आसान। अब सीढ़ी चढ़ेंगे, दर्द नहीं हो रहा। अब दौड़ेंगे, दर्द नहीं हो रहा। सामान उठाएंगे, दर्द नहीं हो रहा। पता चल गया ना? तो कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत नहीं है। गॉड ने आपके बॉडी के अंदर डायग्नोस्टिक बिठा दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप पे विश्वास न करके वो मशीन पे विश्वास करते हैं। मशीन पे विश्वास करना कम कीजिए। आजकल क्या करते हैं, वो ना गूगल मैप, कहीं भी जाना है तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। मुझे ताजमहल जाना था, मैंने कहा कि भाई मैप ऑन करो, मैप बताता है सीधे जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। फिर एक जगह पहुंच गए, हमने देखा ये रहा ताजमहल, ये रहा सामने, आंखें दिखा बोल रही ताजमहल, एक आदमी बोल रहा है ताजमहल, कान में भी आवाज आ रही है तो ताजमहल है, लेकिन गूगल मैप बोल रहा है 2 किलोमीटर और आगे जाओ। तो किसकी बात मानूं मैं? गूगल मैप की बात मानूं या जो मुझे दिखाई दे रहा है उसकी बात मानूं? लेकिन मैं तो टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूं, मैं तो एडवांस आदमी हूं। मैं बोल रहा हूं मेरी आंखें धोखा दे रही है, मेरा कान धोखा दे रही है, गूगल मैप ठीक है।
तो गूगल मैप के अनुसार मैं 2 किलोमीटर और आगे जाऊंगा, एक झोपड़ी दिखेगी, गूगल मैप बोलेगा यही ताजमहल है, मैं बोलूंगा हाँ, यही ताजमहल है। समझने की जरूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी पे इतना भी भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। जो टेक्नोलॉजी आपके अंदर है, क्या भगवान ने जो टेक्नोलॉजी आपको बना के दिया, क्या वो टेक्नोलॉजी कोई बना सकता है भला? सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी तो हम खुद हैं, लेकिन हमने अपने आप पे विश्वास करना कहीं छोड़ दिया है। तो अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपको बताएगी, दर्द के रूप में, पेन के रूप में, डिस्कंफर्ट के रूप में। और अगर प्रॉब्लम है तो यानी कि आप बीमार हैं। चिंता की बात नहीं है। जैसे आप इस डाइट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट है पूरे दुनिया भर में, और वो जब इस डाइट पे रहते हैं, मैं 3rd स्टेज 4th स्टेज की बात कर रहा हूँ, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लड कैंसर वाला पेशेंट तो कभी जिंदा बचता ही नहीं है 3-4 महीने के ज्यादा। और ऐसे पेशेंट्स अगर ये डाइट पे आते ही अब उनका कैंसर और फैलना बंद हो जाता है, उसी वक्त से, उसी दिन से, सेम डे कैंसर फैलना बंद हो जाता है। और धीरे 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 9 महीने लगते हैं और कैंसर बिल्कुल पूरी तरह चला जाता है। 9 months कैंसर सेल सारे कम हो गए। कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास मजाक मजाक में, डॉक्टर साहब आपका वो जो डाइट है, वो डाइट में फॉलो करते हुए कुछ महीने हो गए हैं, मेरा ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ब्लड शुगर भी कम हो गया, मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। लोगों को लगता है ये डाइट इतना मुश्किल है, हम पैदा ही किस लिए, खाना ही को नहीं मिल रहा तो जिंदा रहने का फायदा ही क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ये वाला खाना खाने लगेंगे, कुछ दिनों के अंदर, 21 डेज, 21 दिन के अंदर यही खाने को स्वादिष्ट मानने लगेंगे। आपका जो जीभ है, जीभ को नहीं पता क्या स्वादिष्ट है क्या स्वादिष्ट नहीं है। जो भी चीज आपने जीभ में लगातार 21 दिन तक रख दिया, जीभ 22वें दिन बोलता है यही स्वाद है। जरा सोचिए, जो शराबी था, पहली बार जब आपने शराब पिया, जिसने पिया, क्या बड़ा टेस्टी लग रहा था, बड़ा स्वाद लग रहा था। लेकिन आपने क्या किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आपके दोस्तों ने आपको हेल्प किया, फ्री में आपको शराब पिलाया और आपने पिया, फ्री में मिल रहा है। 21 दिन, 22वें दिन आपने अपने पैसे का शराब पिया। बोलने का मतलब यह है कि आपका जीभ का कोई परमानेंट स्वाद नहीं है, स्वाद बदलता रहता है। कोई भी चीज 21 दिन तक करेंगे तो वही स्वादिष्ट बन जाएगा, कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार छोड़ देंगे तो जीभ उसके स्वाद को भूल जाएगा। 21 दिन का ही तो मामला है सारा। तो 21 दिन, इतनी शक्ति तो आप में है, तभी आप यह सब यहाँ पे हैं। सारे लोग तो नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं पूरे दुनिया में से दूर दूर से आए हैं, तो वो शक्ति की वजह से आए हैं। वो शक्ति आपको 21 दिन के लिए देगा, उसके बाद आपका स्वाद चेंज हो जाएगा। भगवान का बना हुआ जो खाना है, गॉड का बना हुआ खाना है, उससे ज्यादा टेस्टी थोड़ा ना आप खाना बना सकते हैं। इंसान सोचता है ये टमाटर क्या बना दिया, मैं बनाती हूँ इसको तल के, उसको उसमें घी भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, मिर्च भी छिड़क दिया, अब बोलते हैं इसमें स्वाद आ गया। आप एक काम कीजिए, जो चीज जैसे भगवान ने बनाए वैसे खा के देखिए, 21 दिन तक आपको ये पता चल जाएगा कि इतने सालों तक हमने क्या मिस किया, क्या चीज हमारे जीवन में आ नहीं पाई। खैर, देर नहीं हुई है, जो भी जहां पे है अपने जीवन के उसी स्टेज में आप इसको अपना सकते हैं। तो मैंने देखा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको लगभग 6 महीना लगता है। 6 महीना अगर वो ये डाइट पे रहें, 6 months, तो उसकी जो पंप है वो छूट जाता है, उसके अस्थमा ठीक हो जाता है। 6 महीना बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते। लेकिन मैं जानता हूं कि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, तो उसकी हिम्मत बनी रहती है, देखता है आज मैं कल से अच्छा हूं, आज मैं कल से अच्छा हूं, यही ताकत मिलती रहती है और थोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह ठीक होता है।